हेलो व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजू प्रजापति, पीजीटी कॉमर्स, सर्वोदय हाई स्कूल, मरकच्चो, कोडरमा से। आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। लेकिन नियुक्तिकरण स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को प्रबंध के जो 5 कार्य हैं फिर से एक बार मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा देना चाहूँगा। आप जानते हैं कि प्रबंध के 5 कार्य होते हैं, मुख्यतः 5 कार्य होते हैं। प्लानिंग, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। तो प्रबंध के इन 5 कार्यों में से आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वह तीसरा कार्य यानी स्टाफिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह स्टाफिंग जो है वह मैनेजमेंट के 5 कार्यों में यह तीसरा कार्य और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो तीसरा कार्य पहुंचने से पहले मैं फिर से एक बार फीडबैक पीछे की ओर लौटता हूं, प्लानिंग की तरफ। प्लानिंग के तहत यह निर्धारित किया जाता है कि क्या किया जाना है, कब किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है, इन सब बातों का निर्धारण किया जाता है। अर्थात एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए सारी बातों को पेपर पर लिख दी जाती है, यानी एक संगठन के सपनों को साकार करने के लिए, कार्यरूप देने के लिए उसे पेपर पर लिख दी जाती है। इसके बाद नंबर आता है ऑर्गेनाइजिंग का, यानी संगठन का। इसके तहत ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को एक साथ लाया जाता है और एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इस स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए पोस्ट क्रिएट किए जाते हैं, पद सृजित किए जाते हैं। ठीक है, और ये प्रबंध के प्रथम 2 कार्य हो गए। और जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह प्रबंध का तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है स्टाफिंग। जो पद क्रिएट किए जाते हैं संगठन के अंतर्गत, ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत, तो स्टाफिंग में क्या किया जाता है, उन्हीं क्रिएटेड पोस्ट में जान डाली जाती है, मतलब उनको जीवंत रूप प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यह आवश्यक है कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, परंतु उससे भी ज़्यादा आवश्यक इस बात की है कि उन स्ट्रक्चर को योग्य, कुशल और अनुभवी व्यक्तियों से भरा जाए। ठीक है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अधिकतम उपयोग सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स के माध्यम से ही कर सकता है। स्टाफिंग के बारे में कहा जाता है कि स्टाफिंग इज प्राइमरली कंसर्न विथ फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। अर्थात मुख्य स्टाफिंग जो है वो मुख्य रूप से उचित समय पर उचित जॉब के लिए उचित व्यक्ति खोजने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसका मीनिंग भी देख लेते हैं, क्योंकि बात मीनिंग पे ही हो रही है। तो स्टाफिंग का मतलब योग्य, कुशल और अनुभवी व्यक्तियों को टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर के लोअर लेवल मैनेजमेंट तक सभी पदों पर नियुक्त करने
और उन्हें लगातार बनाए रखने की एक प्रक्रिया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि स्टाफिंग जो कुशल और अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा सृजित पदों को भरा जाता है और उन्हें बनाए रखा जाता है। उन्हें बनाए रखे जाने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं कि आज उनकी नियुक्ति कर दी गई और कल उन्हें निष्कासित कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उन्हें नियुक्त करना और लंबे समय तक उनको अपने पद पर बने रहने देने से है। क्योंकि स्टाफिंग बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया है और टाइम टेकिंग प्रक्रिया भी है, इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस मुसीबत में नहीं फंसना चाहता है कि बार बार पद क्रिएट किए जाएं और स्टाफ को बार बार निकाल बाहर किया जाए। इससे एक बैड इम्पैक्ट भी समाज में पड़ता है कि उनका गुडविल, जो मार्केट का जो गुडविल होता है वो भी घटने लगता है बार बार स्टाफ को अंदर बाहर करने से। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बातें आने लग जाती है कि आखिर क्या बात है भाई कि इसके स्टाफ ज़्यादा दिन तक इस ऑर्गेनाइजेशन में टिक नहीं पाते हैं। इसलिए स्टाफ जो पोस्ट क्रिएट किए जाते हैं उन पदों को भरा जाता है उचित स्टाफ के द्वारा और उनको लंबे समय तक उन पदों पर रखा जाता है। तो चलिए अब इसके अगले पॉइंट्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नियुक्तिकरण की विशेषताओं को एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहली विशेषता है इंटीग्रल पार्ट यानी अभिन्न अंग। अभिन्न अंग अर्थात जो स्टाफिंग है वो प्रबंध प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स के बिना संगठन के वजूद की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। अर्थात अगर कोई संगठन जिंदा है तो वह ह्यूमन रिसोर्स के माध्यम से ही जिंदा है। अगर उस किसी भी संगठन में अगर ह्यूमन रिसोर्स ना हो तो वह एक मृत आत्मा के समान, मृत जीव के समान है। इसकी दूसरी विशेषता है परवेसिवनेस अर्थात सर्वव्यापकता या व्यापकता। स्टाफिंग व्यापक है क्योंकि यह सभी स्तरों पर सभी प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि स्टाफिंग जो है वह चाहे वह टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो या लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, यह हर स्तर पे किया जाता है। इसकी आवश्यकता हर स्तर पे होती है। इसकी तीसरी विशेषता है कंटिन्यूअस प्रोसेस अर्थात सतत प्रक्रिया। किसी संगठन की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह एक सतत प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि स्टाफिंग एक बार करके छोड़ दिया जाए, बल्कि ज़रूरत इस बात की हमेशा पड़ती है कि इसे लगातार करना चाहिए। यानी यह लगातार करने वाली प्रक्रिया है। ऐसा संभव है कि किसी भी संगठन में स्टाफ आएँ और कुछ दिन के बाद रिटायर कर जाएं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे फिर से इस प्रक्रिया को दोहराना पड़ता है। ठीक है। और इसकी जो चौथी विशेषता है वह है डील्स विथ पीपल यानी लोगों के साथ व्यवहार। कहने का तात्पर्य है कि चूँकि स्टाफिंग का संबंध व्यक्तियों से होता है, इसलिए यह लोगों के साथ व्यवहार करता है, क्योंकि यह काम पर लगे लोगों और उनके रिश्तों से संबंधित होता है, इसलिए इसे डील्स विथ पीपल भी कहा जाता है। इसकी अगली विशेषता है वाइड स्कोप यानी व्यापक
क्षेत्र। चूँकि स्टाफिंग का जो दायरा होता है ना, काफ़ी विस्तृत होता है, काफ़ी व्यापक होता है, क्योंकि इसमें कई तरह की गतिविधियाँ शामिल होती हैं, कई तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, जैसे मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एट्सेट्रा। इन सारे कार्यों को स्टाफिंग के अंतर्गत शामिल किया जाता है और अंजाम भी दिया जाता है। और स्टाफिंग की जो अंतिम विशेषता है वह है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, यानी विभिन्न उद्देश्य। स्टाफिंग एक बहुउद्देशीय गतिविधि है, क्योंकि इसे संगठन, कर्मचारियों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। चूँकि इसका उद्देश्य ही मल्टीपल होता है और यह संगठन, कर्मचारियों और समाज के प्रति इनकी जो जवाबदेही होती है उसे निभाना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को यह टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आया होगा। धन्यवाद।